दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्र और मैं हूं निशांत और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द राष्ट्र। आज हम अभिषेक जी से जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी बिहार में चल रहा है, बिहार से लेकर पूरे देश तक जो होड़ मचा हुआ है वोट चोरी के लेकर, विपक्ष का ये आरोप है कि वोट चोरी हुआ है 2024 के इलेक्शन में। विपक्ष का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वोट चोरी किया है। क्या एक ही पते पे 40 से 50 लोगों का एड्रेस है, कई का मकान संख्या 0 है तो कई का एक ही नाम 4-4 बूथ पे दर्शाया गया है। विपक्ष का आरोप है और इसी सब मुद्दों को लेकर बिहार में अभी वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा और बिहार के विपक्षी पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी पे हम जानना चाहेंगे अभिषेक जी से कि इनका क्या विचार है इस पे और एक क्या सोचते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को एक किस रूप में देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि वोट चोरी के आरोप को लेकर के, तो वोट चोरी कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात जो आ रही है कि इलेक्शन कमीशन पे आरोप लग रहा है कि एक ही पते पे 30-40 वोटरों का नाम है, या फिर गृह नंबर गलत है, या फिर जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये सब जो मामले हैं, ये मामले आ रहे हैं। कुछ एक कर्नाटक का केस था जिसमें एक ही पते पे 40 लोगों का घर दिखाया गया। मैंने राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने एक महादेवा लोकसभा है उसका उन्होंने मतलब जांच पड़ताल किया था और उसका पूरा चिट्ठा लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो इस पे आप बताइए कि ऐसा मतलब राहुल गांधी का कहना है कि मैंने एक लोकसभा का सर्वे किया तो पता चला, ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र है जिस पे कांग्रेस जीत रही थी लेकिन वहां पे जीत नहीं पाई क्योंकि वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है बीजेपी को मदद किया गया। देखिए, वोट इलेक्शन कमीशन को सरकार का मदद करने का ये आरोप पहला नहीं है। जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती हैं वो हमेशा से वोट चोरी का आरोप या ऐसा आरोप कि सत्ताधारी पार्टी को इलेक्शन कमीशन जितवाने का काम कर रही है, यह शुरू से लगता आया है। ठीक है, बात रह गई थी एक ही पते पे 30-40 लोगों का नाम का, तो वहाँ पे फैक्ट चेक किया गया और वहाँ पे ये पता चला कि वो जो घर था, वो जो एक बिल्डिंग था, उसमें जो है बाहर से काम करने वाले लोग आ रहे थे, वहाँ पे आते थे, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता था, कुछ दिन रहते थे, फिर चेंज हो जाता था। तो वोटर लिस्ट का एड्रेस हमेशा चेंज होता नहीं है, एक बार बन गया सो बन गया। फिर एक जगह और बात आई कि शायद पंजाब की बात है कि वहाँ पर भी इस तरह का केस थे कि एक ही घर में 20-25 लोगों का नाम है, महाराष्ट्र में था। तो यह उन इलाकों का बात है जहाँ पे एक ही घर में ज़्यादा, जहाँ पे मजदूर या अप्रवासी लोग अन्य राज्यों से आते हैं या फिर राज्य के ही किसी कोने से आते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, और आपने एक और क्वेश्चन किया था, सिर्फ विपक्ष का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करने में मदद कर रहा है। तो ये जितने भी काम होते हैं, लोगों का नाम ऐड करना, किसी का मृत्यु हो गया उसका नाम हटाना, ये ग्राउंड लेवल पे होता है। जवाबदेही चुनाव आयोग की ही होती है। फिर जवाबदेही वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के बीओ, वहाँ के अन्य उच्च अधिकारियों का आ जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना नहीं है। चुनाव आयोग बीएलओ के सहारे से वोटर लिस्ट बनाती है और उस पर चुनाव होता है। अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, किसका नाम जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इसका पूरा प्रभाव वहाँ के डीएम, वहाँ के बीडीओ, वहाँ के सीईओ या बीएलओ के हाथ में रहता है। तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को लेकर के ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग किसी का नाम हटा रहा है, काट रहा है। एक सेकेंड, हम यहाँ पे आपको इसका मतलब आप जो इस हिसाब से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं जो ग्राउंड लेवल पे हैं वो कहीं नहीं कहीं तो अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन जवाबदेही तो इलेक्शन कमीशन की है। जवाबदेही इलेक्शन कमीशन को लेनी पड़ेगी, उनकी जवाबदेही है, क्योंकि चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना और जनता के बीच में, राजनीतिक पार्टियों के बीच में भरोसा दिलवाना कि चुनाव सही हो रहा है, सभी मापदंडों पे
खड़े हो रहे हैं, इसकी जवाबदेही चुनाव आयोग की है। लेकिन फिर एक बात ये भी आती है कि इनमें ज़्यादातर पावर राज्य सरकारों के पास होती है, या वहाँ पे जो लोकल सरकारें होती हैं, लोकल अधिकारी होते हैं, उनके हाथों में होती है। चुनाव आयोग हमेशा ये पावर में नहीं होता है कि गाड़ियाँ बंद करवा दी, पूरे अधिकारी चुनाव आयोग के इशारे पे काम कर रहे हैं। जैसे चुनाव से कुछ दिन पहले, 30 दिन 40 दिन पहले जैसे सब होने लग जाता है, वैसा हमेशा चुनाव आयोग के पास पावर नहीं रहता है। चुनाव आयोग के पास पावर आता है चुनाव से कुछ दिन पहले, जब चुनाव होने वाले होते हैं, जब चुनाव का डेट रिलीज हो जाता है, इससे इस दिन तो चुनाव होगा, तब चुनाव आयोग के पास वह पूर्ण अधिकार आ जाते हैं कि वह केंद्र में बैठे या किसी भी पद पर बैठे अधिकारियों को से तलब कर सकता है, सवाल कर सकता है, जवाब कर सकता है, या नेताओं को भी उनकी बात माननी पड़ती है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया पे चुनाव आयोग के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मतलब विपक्ष के द्वारा ये कहा गया कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दे दे। अगर इलेक्शन होता है जहां वोट डाले जाते हैं, तो वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा है उसको रिलीज कर दे, जो वीडियो रिकॉर्ड है उसको रिलीज कर दे। तो इस पूरी प्रक्रिया पे चुनाव आयोग के द्वारा कहा जाता है कि हम किसी के माँ बहन की फोटो या जो भी है, ये प्राइवेसी होती है, इसको हम पब्लिक में नहीं देख सकते। इस पे भी विपक्ष का आरोप है कि आजकल किसी को आपत्ति नहीं है सीसीटीवी कैमरा, जो अगर आप मतलब सीसीटीवी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर किसी को डाउट है उस सत्यता के लिए आप उस सीसीटीवी को पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप बताएं। बात ये हो रही है कि बूथ लेवल पे जो आपका वोटिंग हो रहा है, वहाँ के सीसीटीवी वीडियो को रिलीज किया जाए। और मैं मानता हूँ कि यह एक मायने पे, आप एक मापदंड पे खड़े रहकर इसको देखते हैं तो आपको एक मापदंड पे सही लगेगा, लेकिन एक मापदंड पे गलत भी लग सकता है। क्या बात है? क्योंकि जितने भी वोटिंग होते हैं उसका 45 दिनों तक वो सुरक्षित रहता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसका केस करती है हाई कोर्ट में, तो वो वीडियो को सुरक्षित रखा जाएगा, उसको देखा जाएगा। अब ये तो नहीं हो गया ना कि जितना भी चुनाव हो रहा है, जितने भी चुनाव प्रक्रिया है, उसको उठा के यूट्यूब पर डाल देंगे तो सब कोई देखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर चुनाव आयोग उसको 30 दिन या 45 दिन रखती है, तो उसको बढ़ा करके 6 महीना या 1 साल तक का अवधि किया जा सकता है। हाँ। लेकिन वह चुनाव आयोग के पास ही रहे, पुनर्विचार होना चाहिए। हाँ, वो चुनाव आयोग के पास ही रहे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज। और ये भी बात नहीं होनी चाहिए कि सब राजनीतिक पार्टियों को बांट दिया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको आवश्यकता है, आपको लगता है कहीं धांधली हुई है, चुनाव आयोग के पास 6 महीने साल भर तक वो वीडियो रहनी चाहिए और आप हाईकोर्ट में केस कीजिए, जो अभी भी नियम है। अब हाईकोर्ट में केस करेंगे तो वो आपका सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखा जाएगा जितने दिन तक केस चले, और वो वीडियो आपको दिखाए जाएंगे, जज के सामने दिखाए जाएंगे। तो आपको न्याय प्रक्रिया पर भरोसा भी होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले पे हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी मतलब चुनाव आयोग पे इस तरह का जो आरोप लग रहा है, इस पे चुनाव आयोग की तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरी जानकारी दी गई कि नहीं तो राहुल गांधी हलफनामा दायर करें, उनको हलफनामा देना होगा, क्योंकि जो भी राहुल गांधी के द्वारा आरोप लगाया गया वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया। लेकिन हाल ही में एक मध्य प्रदेश से मामला सामने आया जहाँ की एक व्यक्ति सरपंच का चुनाव जीत जाता है, पहले जीत जाता है, फिर उसको रिकाउंटिंग करके हरवा दिया जाता है। उसके बाद उस पूरी प्रक्रिया में जो जीता हुआ व्यक्ति रहता है, उसका दावा रहता है कि नहीं, हम जीते हुए, हमको जबरन हराया जाता है। वो पूरी मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है और वहाँ के डीएम को और वहाँ के चुनाव अधिकारी को जो भी रहते हैं उनको आदेश दिया जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट को लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने उसकी रिकाउंटिंग की जाए। और रिकाउंटिंग होता है और वो व्यक्ति जो पहले जीता हुआ रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है, वो जीत जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष इसको निशाने पर है और चुनाव आयोग के निशाने पर साधे हुए है कि आखिर ईवीएम में भी गड़बड़ी होती है, चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा धांधली किया जाता है, तभी इस तरह का मामला सामने आया। इस पे आप क्या करना? देखिए, ईवीएम में वोटों की धांधली नहीं होती है और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने तय हो चुका है। जो आप बात कर रहे हैं कि दोबारा काउंटिंग होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो हारा हुआ प्रत्याशी जीत जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का
साफ शब्दों में कहा गया है कि यह एक मानवीय भूल थी। जो वहाँ के अधिकारी थे उनसे कुछ बटन दबाने में या फिर कुछ टेक्निकल कारणों से उनके साथ दिक्कत हुआ, ईवीएम में कुछ दिक्कतें आई, इसलिए वो गलती हुआ है। ईवीएम में खराबी नहीं है। बात रही ईवीएम की, तो ईवीएम सबसे पहले यूपीए सरकार में आई थी और उस समय भाजपा, जो एनडीए जिसको हम बोलते हैं, भाजपा के गठबंधन को, उसने खूब विरोध किया था। चुनाव हारने के बाद भी जब 2009 में चुनाव हारी थी बीजेपी, तो उस समय हंगामा हुआ था कि ये जो ईवीएम है ये कांग्रेस को जिताने वाली मशीन है और इस पर बहुत ही चर्चा हुआ था और बहुत ही विरोध हुए थे। तो जो पार्टी हारती है उसका सीधा सीधा जवाब रहता है कि ईवीएम खराब है। मतलब जो पार्टी हारती है वो ईवीएम का रोना रोती है। तो इससे मतलब यही कहना चाहेंगे कि जो पार्टियां है अगर वो हार रही है तो कहीं ना कहीं अपने काम पे ध्यान दे और लोगों में वो विश्वास नहीं बना पा रही है, जिसकी वजह से वो सत्ता में नहीं। अपनी गलती को छुपाने के लिए ईवीएम को दोष दिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता रह चुके हैं, वो कई बार सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं इस मामले को लेकर के कि ईवीएम से वोट गड़बड़ी की जा सकती है। अभी बीजेपी के लिए ईवीएम सही है, जिसके दिन अच्छे चल रहे होते हैं उसके लिए ईवीएम अच्छा होता है। यूपीए इंडिया गठबंधन अभी झारखंड में चुनाव जीतती है, उसके लिए ईवीएम सही रहता है। कर्नाटक में चुनाव जीतती है, ईवीएम सही रहता है। तेलंगाना में चुनाव जीतती है, ईवीएम सही रहता है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतती है, ईवीएम सही रहता है। जैसे ही हारती है ईवीएम गलत हो जाता है। और कई बार ऐसे बात आते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर 40 की 40 या 80 की 80 सीटें मैं जीत जाऊँ फिर भी ईवीएम गलत है। तो इस जगह पे आप हैं, आपकी जितनी सीटें हैं आप सभी पे अपना त्यागपत्र अपने सांसदों से त्यागपत्र दिलवा दीजिए और चुनाव आयोग को बोलिए कि वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होगा। जहाँ पे मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू थू वाली बात हमेशा से लागू होती आ रही है। हर जगह पे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, जहाँ पे हारना होता है वहाँ पे किसी तीसरे पे ठिकरा फोड़ा जाता है। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।